बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान खटक और आपको पीके टेस्ट ग्लोब यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान नेवी पर आज तक जितनी भी वीडियोस बनी हैं उन सारी वीडियोस को आप एक तरफ रखें और इस वीडियो को आप एक तरफ रखें। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला है। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ तो कम ही शेयर करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। जो चीज़ें हम कवर कर रहे हैं उसमें हम सिलेक्शन प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम टेस्ट के हवाले से, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपको गाइड करूंगा। फिर डिटेल सिलेबस हर पोस्ट का अलग-अलग मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एकेडमिक टेस्ट के हवाले से काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं कि सर एकेडमिक टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज आते हैं, असिस्टेंट का एकेडमिक टेस्ट किस तरह होता है, यूडीसी का, स्टेनोटाइपिस्ट का, एलडीसी का, इसी तरीके से स्टोरमैन का और सिविल अप्रेंटिस का एकेडमिक का टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ताकि हम उसकी तैयारी कर सकें। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट में आपने किन बातों का ख्याल रखना है, टेस्ट में क्या सेफ्टी टिप्स हैं जो आपने उसको फॉलो करना है, ये भी आपको डिस्कस करूंगा। एंड में कुछ एमसीक्यूज हैं जो रिपीटेड और एकेडमिक के एमसीक्यूज हैं, वर्बल और एकेडमिक के, ये भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको बहुत ही बेनिफिट वीडियोस मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात सिलेक्शन प्रोसीजर को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब एड आता है, वैकेंसी आती है, आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप क्या होता है, अप्लाई फॉर डिजायर्ड पोस्ट। उसके बाद पोस्ट जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपकी एक रोल नंबर स्लिप जनरेट होती है। वो रोल नंबर स्लिप आप प्रिंट आउट करते हैं और उस पर एक टेस्ट डेट होता है और टेस्ट सेंटर पर आप उसी दिन जाते हैं, ठीक है। अब टेस्ट सेंटर पर आपकी होती है डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका होता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट आपका कंप्यूटर पर होता है, ठीक है। अगर आप फेल हो गए टेस्ट में तो यहीं से आपको आउट कर देंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन में किसी चीज़ की कमी हुई, कोई डॉक्यूमेंट आपके साथ नहीं था, ठीक है, तो आपको वहीं से भी आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने टेस्ट पास कर लिया तो शॉर्टलिस्ट लगती है 14 से 22 दिन में, ठीक है। आप इतना इंतज़ार करते हैं। उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होए, ठीक है, अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होए तो इधर ही कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए फिर आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। टाइपिंग टेस्ट किन का होगा, असिस्टेंट का होगा, यूडीसी का होगा, स्टेनोटाइपिस्ट का होगा, एलडीसी का भी होगा। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि सर असिस्टेंट का तो टाइपिंग टेस्ट पहले नहीं होता था, या कुछ लोग आपसे ये भी कहेंगे कि सर यूडीसी का और असिस्टेंट का तो टाइपिंग टेस्ट नहीं होता। तो बात यह है कि कल ही मैं पाकिस्तान नेवी में टेस्ट देकर आया हूं, जिसकी वीडियो मैंने अभी ही अपलोड की है, ठीक है। तो वहां पर मैंने नोटिफिकेशन उधर जो ना लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि हेडक्वार्टर की जानिब से असिस्टेंट पोस्ट के लिए और यूडीसी पोस्ट के लिए जो टाइपिंग टेस्ट है वो लाजमी करार दिया जा चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके कितने अल्फाज पर मिनट होते हैं, तो इसका 25 और 30 होते हैं, ठीक है। एलडीसी के लिए 25 और 30 जो है ना असिस्टेंट और यूडीसी के लिए। लेकिन ये जो है ना ये सिर्फ बेसिक क्राइटेरिया है, इस पर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने एलडीसी में अप्लाई किया है और आपकी टाइपिंग स्पीड भी जो है ना 26-27 है, आप टेस्ट तो पास कर लेंगे लेकिन सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर यूडीसी के लिए आपने अप्लाई किया है तो 40 से तो कम से कम ज़्यादा होना चाहिए। सेम इसी तरीके से असिस्टेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनका भी 40 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। एलडीसी का भी कम से कम 35 वर्ड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपने टाइपिंग में फेल हो गए तो आप इधर ही से आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपने टाइपिंग पास कर ली फिर आपका होगा जी इनिशियल मेडिकल। अगर इनिशियल मेडिकल में आप अनफिट हो गए तो आप इधर ही से आउट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका होगा जी इनिशियल इंटरव्यू जो सेंटर पर होता है। अगर इंटरव्यू में आप खुदा न खास्ता उनको पसंद ना आए, ठीक है, आपका इंटरव्यू अच्छा ना हुआ, तो आपके कागजात उधर ही से जो है ना साइड पे कर देते हैं, यानी कि आप उधर ही से आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। शॉर्टलिस्ट के बाद सेंटर पर आपका होगा जी पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में 3 किस्म के स्कोर होते हैं। उसमें एक होता है रेड। तो अगर आपका रेड स्कोर आ गया तो फिर आप उम्मीद न रखें, आपका जो है ना कोई आपको कॉल वगैरह नहीं आएगी, ठीक है। आप यूँ समझ लें कि आपका पर्सनैलिटी टेस्ट अच्छा नहीं हुआ और आप यहीं से आउट हो गए। उसके बाद जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट दे देते हैं फिर आपके दोबारा आप इंतज़ार करते हैं
12 से 18 दिन, यानी कि 2 से 3 हफ्तों का दोबारा इंतज़ार करते हैं। फिर आते हैं जी फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है। फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग या फाइनल कॉल या फाइनल SMS जो पाकिस्तान नेवी हेडक्वार्टर की जानिब से आपको मिलेगा उसके लिए। उसके बाद फिर आपका फाइनल मेडिकल होगा। फाइनल मेडिकल में ये वाले टेस्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जो इंटरनल टेस्ट होते हैं जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे वगैरह, हार्ट टेस्ट वगैरह, इसके अलावा CBC वगैरह, ये जो टेस्ट वगैरह होती है तो ये टेस्ट होते हैं, इनकी रिपोर्ट जमा करनी होती है, ठीक है। अगर आप इसमें किसी में भी अनफिट हो गए तो आप इधर ही से फिर वापस चले जाएंगे, यानी कि आप फिर आउट हो जाएंगे सिलेक्शन से। उसके बाद फिर आपका होगा जी बोर्ड इंटरव्यू, ठीक है, एक बोर्ड इंटरव्यू भी लिया जाता है। फिर जब आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाए और आपको जो है ना पसंद आए और मेरिट पर भी आप आ जाए, फिर आपको मिलेगा जी कॉल लेटर। कॉल लेटर के बाद फिर आप जो है ना रिपोर्ट करेंगे। अगर आप मिसाल है कि कराची वाले जो है ना ज्वाइनिंग में आपने अप्लाई किया था जिसको PNCA कहते हैं, ठीक है, तो आप कराची रिपोर्ट करेंगे। अगर आपने NHQ हेडक्वार्टर में अप्लाई किया था और उसमें आपकी सिलेक्शन हो गई तो आप इस्लामाबाद रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के साथ ही आपकी थोड़ी सी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद जो है ना आपकी जो सर्विस है पाकिस्तान नेवी के अंदर वो आपकी शुरू हो जाएगी। तो ये जो है ना आपका सिलेक्शन प्रोसीजर था। अब हम जो है ना नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है। ओके, अब हम टेस्ट डेट, डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने लाजमी तौर पर समझना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ही वो जो है ना ख्वार हो जाते हैं, वैसे ही इंतज़ार भी कर लेते हैं और फिर उनका टेस्ट भी नहीं हो पाता। तो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप जो है ना ख्वार नहीं होंगी कम से कम। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस दिन आपका टेस्ट हो आप उस दिन भी टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने 2 टेस्ट दिए थे कल और मैंने दोनों टेस्ट एक ही वक्त में पास कर लिए। एक टेस्ट पहले दिया, उसकी ID मैंने लॉग आउट की, फिर दूसरे टेस्ट का जो रोल नंबर स्लिप था वो मैंने लॉग इन किया, वो उस पर जो टेस्ट था वो भी पास कर लिया, ठीक है। लेकिन मेरा जो पहला टेस्ट था वो था 1 अगस्त को, 1 अगस्त को मेरा टेस्ट था, लेकिन मैं 1 अगस्त को नहीं गया, मैं गया 7 अगस्त को। मेरा जो दूसरा टेस्ट था वो 7 अगस्त को था और 7 अगस्त में भी मेरा टेस्ट 11 बजे था, ठीक है, लेकिन मैं सुबह सुबह पहुंच गया था 7 बजे। तो जिस दिन आपका टेस्ट हो, आपका कोई भी टाइम हो, आपको 11 बजे बुलाया जाए, आपको 2:30 बजे बुलाया जाए, आपको 4 बजे बुलाया जाए असर के वक़्त, लेकिन आपने जाना सुबह 7 बजे ही है। जितना सुबह सुबह आप पहुंचोगे उतना ही जल्दी आपका टेस्ट होगा, ये बात याद रखें, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका टेस्ट 9 तारीख को हो और आप 8 तारीख को चले जाएं टेस्ट दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका टेस्ट 9 तारीख को हो और आप जो है ना 15 तारीख को चले जाएँ, आप 20 तारीख को चले जाएँ, जब तक टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। जब अगर टेस्ट के डेट ही गुजर गए हैं उसके बाद अगर आप जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका टेस्ट नहीं होगा। अच्छा, अब जो है ना डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। कुछ पोस्टें ऐसी थी जिस पर मैट्रिक की बुनियाद पर आप अप्लाई कर सकते थे, कुछ ऐसी थी जो इंटर पर अप्लाई कर सकते थे जैसे कि UDC और स्टेनोटाइपिस्ट, और असिस्टेंट के लिए आपने जो है ना क्या करना था, ग्रेजुएशन की बुनियाद पर, BS की बुनियाद पर, BA की बुनियाद पर आप अप्लाई कर सकते थे। तो जिस बेस पर आपने जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है उसी के जो यानी कि उसी की डिग्री के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपने अपने साथ लेकर जाने हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने LDC के लिए अप्लाई किया था तो मैं सारे कागजात मैट्रिक के लेके गया था, ठीक है। अगर आपने UDC के लिए अप्लाई किया है तो आप इंटर के सारे कागजात लेकर जाएंगे, और कागजात में क्या शामिल है, मार्कशीट शामिल है, डिग्री सर्टिफिकेट शामिल है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका प्रोविजनल और करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास है जो स्कूल से और कॉलेज से देते हैं तो ये भी ओरिजिनल आप लेकर चले जाएं, ठीक है। वहाँ पर कुछ जो चेकिंग करते हैं वो कुछ मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते, लेकिन अगर मिसाल है आप उस बंदे के हाथ चढ़ गए जो करेक्टर सर्टिफिकेट मांगता हो और आपके पास न हो तो फिर जाहिर है कि आप इतना इंतज़ार कर लेंगे, 12 घंटा 1.5 घंटा इंतज़ार कर लेंगे और अंदर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट की वजह से आपको भगा देंगे, ठीक है। तो ये तो फिर ज़्यादती हो जाएगी ना। तो आपने क्या करना है, करेक्टर सर्टिफिकेट को भी अपने साथ लेकर जाना है। कोई भी चीज़ ज़्यादा लेकर जाएं चीज़ें, लेकिन कोई चीज़ कम ना लेकर जाएं, ठीक है, ताकि उधर कम से कम आपकी ख्वारी ज़ाया ना हो। उसके बाद सनद आपने लाजमी तौर पर लेकर जाना है। अब कुछ लोग कहते हैं सर ये सनद से क्या मुराद है। सनद जो है मैट्रिक जब आप देते हैं, मैट्रिक के 2 या 2.5 साल बाद आपका जो बोर्ड होता है उस बोर्ड से एक सर्टिफिकेट दोबारा आपके स्कूल में आता है आपके नाम पर, उसको सनद कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने 2016 में मैट्रिक किया था और 2018 में मेरे स्कूल में जो मेरा सनद था वो मैं आ चुका था और मैंने 2019 में 2 से मंगवा भी लिया था, ठीक है। तो ये सनद होता है और मैं ये सनद अपने साथ लेकर गया था। इसी सनद के पीछे जब वेरिफिकेशन होती है तो नेवी वाले अपना एक मखसूस स्टाम्प होता है वो लगाते हैं, ओरिजिनल सनद के पीछे स्टाम्प लगाते हैं, ठीक है। अच्छा,
कुछ दोस्त होते हैं या अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कोट करते हैं, कोटिंग की उनकी कोई होती है, ठीक है। तो अगर जिनके सर्टिफिकेट कोटिंग में है तो कोटिंग से हटाना पड़ेगा, ठीक है। वो ओरिजिनल जो कागज़ होता है उसके पीछे इन्होंने स्टाम्प लगाना होता है, ताकि फिर कोटिंग के ऊपर तो स्टाम्प नहीं लगता, ठीक है। तो आपने कोटिंग से भी निकालना पड़ेगा। इसके साथ 4 तस्वीरें पासपोर्ट साइज़ के लेकर जाएँ। 200 रुपये फीस आप जमा करेंगे ईच पोस्ट के लिए। ईच पोस्ट का मतलब ये है कि अगर आपने एलडीसी एक पोस्ट पे अप्लाई किया है तो आप 200 रुपये जमा करोगे। अगर आपके एक से ज़्यादा, मिसाल है मैंने 2 पोस्टों पे अप्लाई किया था तो मैंने 400 रुपये फीस जमा की थी, ठीक है। डोमिसाइल आपने लेकर जाना है ओरिजिनल डोमिसाइल लाजमी। स्मार्ट कार्ड आपका होना चाहिए लाजमी ओरिजिनल। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपकी वहाँ पर होती है। आप जब फीस जमा कर लेते हैं उसके बाद दोबारा आपकी एंट्री होती है, और इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि आपने यहाँ पर आकर टेस्ट के लिए हाजिरी दे दी है, ठीक है, और आपकी थोड़ी सी वेरिफिकेशन भी हो जाती है। उसके बाद आपके साथ जो एक और ख़ास चीज़ होनी चाहिए वो है आपका रोल नंबर स्लिप। ये रोल नंबर स्लिप जो है ये आपने कलरफुल प्रिंट करना है। बहुत ज़्यादा लोग ये आम सादा प्रिंट निकाल लेते हैं और वहीं से इतना इंतज़ार कर लेते हैं। अंदर जब वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो अंदर वो कहते हैं कि भाई ये कलर लाना था, आपने सादा लेकर आए हैं तो लिहाजा आप अभी जाएं और कलरफुल लेकर आएं। और वो जब सेंटर से वो आप बाहर निकलता है और फिर जब कलरफुल लेकर आता है तो दोबारा वो लाइनों में खड़ा होता है, दोबारा वो जो है ना सबसे आखिर में आ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वो उस वक्त उसको दोबारा गेट पर एंटर नहीं होने देंगे। अच्छा, ये तो हो गई वो चीज़ें जो आप अपने साथ लेकर जाना लाजमी है। अब वो चीज़ें भी हैं जो आपने अपने साथ नहीं लेकर जाने, ठीक है। आप लेके जा सकते हैं, सेंटर के बाहर आप किसी के साथ जमा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं जो है मेरे पास बाइक थी तो जाहिर सी बात है कि जो चाबियाँ थी मेरी वो तो कहीं ना कहीं मैंने जमा करनी थी, मोबाइल भी था मेरे पास, तो ये चीज़ें मेरे से जमा हो गई थी, ठीक है। आपके पास मोबाइल हो, आपके पास हाँ घड़ी हो, केप वगैरह हो, कुछ भी हो, ये जमा होगा। पेन, पेंसिल, मार्कर, कोई भी चीज़ ये भी अलाउड नहीं करते, ये भी आप जमा करेंगे। कार, बाइक की चाबी हो ये भी आप जमा करेंगे। अगर आपके हाथ में बैग है, जैसे कि हमारे स्कूल की बैग होती है उसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं और जो है ना वो लेकर आते हैं, तो वो भी आप जमा करोगे। उसके अलावा हैंड फ्री और एयरपॉड्स वगैरह अगर किसी के पास ऐसी इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं, सिग्नल की चीज़ें हैं, तो ये भी आपसे वहाँ पर जमा हो जाएंगे बिल्कुल खाली हाथ। सिर्फ आपके पास ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ये एक फ़ाइल में, अगर आप फाइल लेकर गए हैं, ठीक है, तो ये फाइल में आप ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे और आपको अंदर जाने देंगे। यहाँ पर एक और बात मेंशन कर दूँ, ठीक है, कि जो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 1 साल का डीएटी डिप्लोमा किया होगा, तो डिप्लोमा भी इनमें शामिल है। डिप्लोमा जो है ओरिजिनल उसका जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक, यहाँ पर मैंने लिखा है कि डिग्री सर्टिफिकेट। जो डिग्री सर्टिफिकेट तो बीएसके वाले को कहते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट वो वाले भी जो आपने डीएटी किया हो वो भी आप लेकर जाएं। वो चेक तो नहीं करेंगे लेकिन आप लेकर चले जाएं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो टेस्ट देन क्या चीज़ें लेकर जानी है, क्या चीज़ नहीं लेकर जानी, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके जी, अब हम बात करेंगे जी रिटन टेस्ट सिलेबस के हवाले से, ठीक है। रिटन टेस्ट सिलेबस में सबसे पहले चीज़, एक मिनट, एक और स्लाइड में समझता हूँ कि उसको कर लेते हैं। जी हाँ, ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर देखें, आपका जो टेस्ट होगा कंप्यूटर पर, ठीक है, तो कंप्यूटर पर टेस्ट होगा आपका इंग्लिश में, और दूसरा आपका टेस्ट होगा एमसीक्यूज़ की बुनियाद पर होगा, सिर्फ एमसीक्यूज़ होंगे, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर नेगेटिव मार्किंग फोर्सेज में नहीं होती, ठीक है, किसी भी फोर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये सिर्फ पीपीएससी का जो ना ये सर दर्द है, ठीक है। इसकी बात है सर, कुछ ये पूछते हैं कि सर पासिंग मार्क्स कितने हैं, 50% पासिंग मार्क्स के। आपका टेस्ट जो होगा वो 40 एमसीक्यूज़ का टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें अगर आप 20, 21, 22 भी पास कर लेते हो तो मतलब आप पास हो गए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात जो आपने जो ना ज़हन में बिठा लेनी है, सबसे पहले आपका होगा इंटेलिजेंस का टेस्ट। अगर आप इस टेस्ट में फेल हो गए तो आप इधर ही से घर जाओगे, ठीक है। फिर अगर आप पास हो गए तो यहाँ से आपका दूसरा टेस्ट शुरू होगा, एकेडमिक का टेस्ट। एकेडमिक का टेस्ट आपने फेल कर लिया तो आप इधर ही से घर जाओगे, ठीक है। अब उसके बाद आपका तीसरा भी टेस्ट होगा प्रोफेशनल टेस्ट। प्रोफेशनल टेस्ट अगर आप फेल कर लिया तो आप इधर से भी घर जाओगे। लेकिन ये जो प्रोफेशनल टेस्ट है ये सब का नहीं होगा, ये सिर्फ असिस्टेंट का होगा, स्टेनोटाइपिस्ट का होगा, यूडीसी का होगा और एलडीसी का होगा। ये जो है ना प्रोफेशनल टेस्ट, ये स्टोरमैन का या सिविल अप्रेंटिस का या इसके अलावा जो पोस्ट हैं उनका बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। प्रोफेशनल टेस्ट सिर्फ क्लर्क पोस्ट का होता है और इसमें जो कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ वगैरह एमएस ऑफिस से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं,
ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि टेस्ट के हवाले से क्या यानी कि हमने प्रिपेयर करना है, किस तरह टेस्ट वगैरह होते हैं। अच्छा, अब आप जब कंप्यूटर के सामने आप बैठेंगे वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस भी देंगे, ठीक है। कंप्यूटर के सामने जब आप पहुंच जाएंगे तो आपका रोल नंबर स्लिप पर आप रोल नंबर अपना डालेंगे, कौन सा रोल नंबर, आपके जो स्लिप पर रोल नंबर लिखा होता है वो आप डालेंगे, ठीक है। ये कोई 13-14 डिजिट का रोल नंबर होता है। उसके बाद आपसे पासवर्ड मांगेंगे, तो पासवर्ड जो है ये आपका अपना शनाख्ती कार्ड होता है। ये शनाख्ती कार्ड आप एंटर करेंगे तो आपका जो ना आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। जैसे ही लॉगिन हो जाए सबसे पहले आपका होगा जी इंटेलिजेंस का टेस्ट, उस पर लिखा होगा जी स्टार्ट, ठीक है। आपके सामने अगर आपने असिस्टेंट, यूडीसी, स्टेनोटाइपिस्ट, एलडीसी के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो आपके इंटेलिजेंस आपके 3 टेस्ट होंगे, इंटेलिजेंस, एकेडमिक और प्रोफेशनल। अगर आपने स्टोरमैन, सिविल अप्रेंटिस या इसके अलावा पोस्टों में अप्लाई किया है तो आपके सिर्फ 2 टेस्ट होंगे, इंटेलिजेंस और एकेडमिक, ठीक है। अब इंटेलिजेंस का टेस्ट आपके सामने आ गया। इस पर आपने स्टार्ट का बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद एक मैसेज शो होगा, उसमें लिखा होगा कि ये टेस्ट 40 MCQs का होता है और आप स्किप भी कर सकते हो, थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन होती है। उस मैसेज को आपने कंफर्म करना है, ठीक है। आई हेयर बाय कंफर्म करके उसके बाद कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास क्या है, 18 मिनट का टाइम होगा और 40 MCQs होंगे, ठीक है। आप एक एक करके अटेम्प्ट करते जाएं। उसके बाद जब आप इंटेलिजेंस का टेस्ट पास कर लेंगे फिर आपका स्टार्ट होगा जी उसी तरीके से आप दोबारा एकेडमिक का टेस्ट स्टार्ट करेंगे, मैसेज को कंफर्म करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करके दोबारा आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से प्रोफेशनल में भी अगर आपने स्टोरमैन में या सिविल अप्रेंटिस में अप्लाई किया है तो उसमें भी ऐसा ही होता है। आपने जैसे ही अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तो आपका इंटेलिजेंस स्टार्ट करेंगे, मैसेज को कंफर्म करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और आपका टेस्ट जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से उसके बाद फिर आपका एकेडमिक का टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं एक दफ़ा और। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इंटेलिजेंस के टेस्ट में सबके लिए 40 MCQs होते हैं, ये सबका लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कंपलसरी टेस्ट है। इस इंटेलिजेंस के MCQs में कम से कम 30 MCQs जो होते हैं ये आपके वर्बल के होते हैं और उसके बाद 7 से 8 MCQs लाजमी तौर पर नॉन वर्बल के आते हैं, ठीक है। तो वर्बल के 30 MCQs, 7 MCQs इसके आते हैं। 30 मतलब ये कि कम से कम 30 लाजमी होते हैं, इससे ज़्यादा होते हैं। और नॉन वर्बल का मतलब ये होता है कि कम से कम 7 MCQs लाजमी होंगी, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12, 15 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है। 18 मिनट का टाइम आपको कम से कम दिया जाएगा। किसी किसी सेंटर में 17 मिनट का टाइम भी दिया जा रहा है, तो वो हर सेंटर का अपना हिसाब होता है, ठीक है। ये जो पूरा सिलेबस है ये बिल्कुल ऐसे सिलेबस नहीं है कि इंसान जो है ना उस पर बिल्कुल ठप्पा मार दे कि यही होगा, ठीक है। नहीं भाई, हर सेंटर की अपनी अपनी मर्जी है। जो मिसाल है, किसी सेंटर ने कह दिया कि नहीं इधर 17 मिनट चलेगा, लाहौर में 18 मिनट चल रहा था, कराची में हो सकता है 17 मिनट का हो, कोयटा में फिर 18 मिनट का हो, ठीक है। तो ये जो है ना सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद एकेडमिक टेस्ट। अब एकेडमिक टेस्ट में आपने ज़हन में रखना है कि एकेडमिक जब आप इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लोगे, एकेडमिक टेस्ट में आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक है साइंस और एक है आर्ट्स, ठीक है। अगर आपने असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको साइंस या आर्ट्स का कोई भी ऑप्शन शो नहीं होगा, सीधा आपके पास एकेडमिक का टेस्ट होता है, आप सीधा उसको स्टार्ट करते हो। मैक्स MCQs आते हैं, साइंस के MCQs उसमें नहीं आते, ठीक है। तो अगर आपने असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, असिस्टेंट के लिए ये सिलेबस है। इंग्लिश के MCQs होते हैं, GK के होते हैं, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी और करंट अफेयर के MCQs इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। ये असिस्टेंट का सिलेबस है। लेकिन अगर आपने भाई UDC में अप्लाई किया है या स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अप्लाई किया है, इंटरमीडिएट की पोस्ट पर या मैट्रिक की पोस्ट पर अप्लाई किया है, तो आपके सामने ये ऑप्शन लाजमी आएंगे कि भाई आप या तो साइंस सेलेक्ट करो या फिर आप आर्ट्स सेलेक्ट करो, ठीक है। अगर आपने साइंस सेलेक्ट कर लिया तो आपके पास जो MCQs आएंगे उसमें ये MCQs तो शामिल होंगे ही होंगे, ठीक है। इंग्लिश भी शामिल है, GK भी शामिल है और पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी। उसके साथ साथ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री मैट्रिक लेवल पर। अगर आपने मैट्रिक लेवल पर अप्लाई किया है तो आपके मैट्रिक लेवल पर आएंगे। अगर इंटर लेवल पर अप्लाई किया है तो इंटर लेवल FSC लेवल के MCQs आपके सामने आएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपने आर्ट्स सेलेक्ट किया तो आर्ट्स के जनरल साइंस और जनरल मैथ ये दोनों शामिल होते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के। तो आपके पास जनरल साइंस के और जनरल मैथ के MCQs आएंगे और इसकी भी 18 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और ख़ास बात जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है
कि नंबर ऑफ एमसीक्यूज में बी डिफरेंट फॉर ईच पोस्ट कैंडिडेट कंप्यूटर। देखो ये बात मैं साइंस के स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ, साइंस के लिए भी आर्ट्स के लिए भी। को वो कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि सर केमिस्ट्री के कितने एमसीक्यूज आते हैं, फिजिक्स के कितने एमसीक्यूज आते हैं, या सेम इसी तरीके से मैथ के कितने एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना कि केमिस्ट्री के कितने आएंगे, फिजिक्स के कितने आएंगे, ये डिफरेंट है, क्योंकि आपका जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर पर होता है, कंप्यूटर पर टेस्ट होता है, तो उसमें एक खास प्रोग्रामिंग हुई होती है। ठीक है, तो उसमें जो है ना आपके केमिस्ट्री के एमसीक्यूज ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और बात, जिन्होंने क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उनका होगा तीसरा टेस्ट प्रोफेशनल टेस्ट। ठीक है, प्रोफेशनल टेस्ट में टोटल होते हैं 20 एमसीक्यूज, और इसका जो टाइम आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा 10 मिनट का टाइम। और इसमें एमसीक्यूज आपके यहाँ से आते हैं, एमएस ऑफिस से आते हैं, बेसिक इंटरनेट, बेसिक जो है ना कंप्यूटर और ईमेलिंग वगैरह, ऑफिस जॉब रिलेटेड से वगैरह एमसीक्यूज आते हैं, तो ये भी आपने पास करना होता है। ठीक है, ये मैंने टेस्ट दिया था 2 मरतबा, दोनों मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पास कर लिया था। अच्छा चलो वापस आते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि भाई फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज कितने आते हैं, क्यों डिफरेंट आते हैं। ठीक है, आपके पास मिसाल 15 एमसीक्यूज इंग्लिश के आ जाएंगे, 5 आपके पास फिजिक्स के आ जाएंगे, 5 मैथ के, 5 केमिस्ट्री के, सेम इसी तरीके से 3-4 जीके के, 2-3 करंट अफेयर के, 1-2 जो है ना मिसाल इस्लामियात के आ जाएंगे। तो आपके 40 एमसीक्यूज इस तरीके से पूरे हो जाएंगे। लेकिन आपके पास ये भी हो सकता है कि मिसाल 20 एमसीक्यूज आ गए केमिस्ट्री के, 5 एमसीक्यूज आ गए फिजिक्स के, और 2 एमसीक्यूज आ गए मैथ के, 3 एमसीक्यूज इंग्लिश के आ गए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर को हम समझा तो नहीं सकते कि भाई इसको कितना देना है, वो पीछे प्रोग्रामिंग पर चलता है। उसके बाद एक और चीज़, आपने कॉन्फिडेंट रहना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद एक और ख़ास बात जो आपसे शेयर करनी थी कि अगर आपको ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, यानी कि होते हैं, अब जैसे कि मैंने टेस्ट शुरू किया तो शुरू ही से मुझे कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आ गए, तो आपने इस तरह के क्वेश्चन को स्किप कर देना है। जितने भी क्वेश्चन आए ना जो आपको समझ में ना आए, सिर्फ स्किप कर दो, सीधा स्किप कर दो। ठीक है, अब जब आप इसको स्किप करेंगे ना, तो एंड में जब आप क्वेश्चन नंबर 40 अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद ऑटोमेटिक जो स्किप क्वेश्चन आपके होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात यहाँ पर कि अच्छा इस वजह से जो यानी कि यहाँ पर ऑलवेज फोकस ऑन टाइम, ये चीज़ मैंने आपको समझानी थी कि टाइम पर, हर दफ़ा टाइम पर नज़र रखें, क्योंकि 40% कैंडिडेट्स जो होते हैं वो टाइम मैनेज न करने की वजह से जो है ना वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, जो मतलब कि मैंने जब टेस्ट दिया, पास किया, मैं वहाँ से उठा, कंप्यूटर जो अपनी सीट थी, और एक जगह जाकर आपने किसी ऑफिसर से स्टाम्प लगाना होता है, तो वो उनके पास एक बड़ा सा रजिस्टर्ड होता है, उस पर वो एंट्री करते हैं कि ये बंदा आया था, इसने टेस्ट दिया, पास हुआ या फेल हुआ, और किस पोस्ट का टेस्ट दिया था। तो वो रजिस्टर्ड जब मैंने देखा तो बहुत, जितने भी शुरू से लेकर एंड तक जो है ना स्टूडेंट्स जो थे वो सब के सब फेल हो रहे थे, और उनकी वजह ये थी कि वो टाइम मैनेज नहीं कर रहे थे। मैं सब कुछ देख रहा था, क्यों मैं तो चूंकि पहले भी टेस्ट कई दफ़ा दे चुका हूँ, लेकिन मैं औरों को जब देख रहा था कि वो बिल्कुल टाइम को देख रहे नहीं है, एक ही क्वेश्चन पर जो है ना वो 3-3 4-4 मिनट लगा रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि फिर इस तरह जो है ना फेल तो होना ही है, क्योंकि आपसे पूरे 40 एमसीक्यूज अटेम्प्ट ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना आपने जो टाइम है ये मैनेजमेंट अच्छी खासी करनी है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर आपके पास 8 से 10 इंच का एक वाइट बोर्ड होगा, उसके साथ ब्लैक या जो है ना ब्लू मार्कर आपको दिया जाएगा, और साथ में एक छोटा सा डस्टर भी वहाँ पर अवेलेबल होगा, और ये आपकी कैलकुलेशंस के लिए होते हैं। ठीक है, जो कोडिंग डिकोडिंग के जो सीरीज़ की क्वेश्चन होते हैं, आप वहाँ पर जल्दी से लेके उनकी ट्रिक निकालें, और अपने हिसाब से जो वहाँ पर आपको आंसर मिले यहाँ पर क्लिक करके जो है ना उसको अपने एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कर लें। और इस तरह मैंने इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया इस बार, पहले मैं नहीं करता था, लेकिन इस बार इस्तेमाल किया, और वाकई में इसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया। उसके बाद एक और चीज़, अगर टेस्ट देते वक्त आपका कंप्यूटर काम करना छोड़ दे, ठीक है, मिसाल आपने कोई क्वेश्चन पर क्लिक किया, बी ऑप्शन था करेक्ट, आपने बी पर क्लिक किया, नेक्स्ट पर क्लिक किया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपने क्लिक किया और वो काम करना छोड़ दिया, या फिर वो लोडिंग ले रहे बहुत ज़्यादा, या और कोई एरर आ गया, ठीक है, आपने क्लिक किया, ब्लैंक पेज आ गया या एरर पेज आ गया, फ़ौरन ही आपने क्या करना है, जो ब्राउज़र है उसको क्लोज कर देना है, क्योंकि ये आपकी पीछे जो कंप्यूटर का सर्वर होता है उसका इशू हो गया। ठीक है, और ये होता है क्योंकि मैंने इंटेलिजेंस में 38 एमसीक्यूज़, यानी कि बिल्कुल 2 एमसीक्यूज़ मेरे रह गए थे, और हमारा जो सेंटर का सर्वर था उसने काम करना छोड़ दिया था। फिर हमने तकरीबन 1 घंटा हमने इंतज़ार किया, आते रहे, जो ना वो कुछ बंदे आए, उन्होंने ठीक किया,
फिर हमें कहा कि आप टेस्ट शुरू करें, फिर हमने टेस्ट शुरू किया और इस तरह मैंने फिर दोनों टेस्ट मुकम्मल किए। उसके बाद एक और चीज़ जो आपको बतानी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि एक दफ़ा आपने किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपने चूज़ कर लिया और आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया, अब दोबारा आप उसी क्वेश्चन के आंसर को चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर क्या है, ठीक है, आपने लियाकत अली खान पर क्लिक किया और आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक कर दिया, बाद में आपको ख्याल आया या किसी ने आपको कह दिया कि भाई लियाकत अली खान तो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, गवर्नर तो नहीं थे, गवर्नर तो क़ायद आज़म थे, तो आप पीछे नहीं आ सकते। अब आपके दिल तो करेगा कि पीछे जाऊं और लियाकत अली खान से ऑप्शन हटाकर क़ायद आज़म पर कर दूं और सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूं, तो ऐसा फिर नहीं हो सकता। तो ये बात याद रखें कि प्रीवियस बटन का कोई भी बटन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वो कीमती बातें हैं जो पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बता सकता, इसका ओपन चैलेंज आपको देता हूँ, ठीक है। और यही चीज़ें गारंटी भी देता हूँ कि यही चीज़ें आप फेस करोगे और इंशाल्लाह इसी चीज़ों में से आपकी कामयाबी भी होगी अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हो तो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो MCQs हैं उस पर आते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो हमने कर ली, ठीक है। अब हम आते हैं कि जी क्वेश्चंस की तरफ। FAT ये फैट है, ठीक। FAT इज टू TEF, देन टार TAR इज टू डैश। देखिए सिंपल है, FET को उल्टा कर दिया है, TEF कर दिया है, तो हम TER को भी उल्टा कर देंगे, RET कर देंगे, तो B हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। ये आता है, इसको कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा है कि टाइट इज टू लूज, इज हार्ड इज टू सॉफ्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ लिव, लाइव इज डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट इज टू आईज, इज साउंड इज टू ईयर। जिस तरह रोशनी हम आंखों से देखते हैं तो आवाज़ को हम कानों से सुनते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान नेवी के टेस्ट में सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो यही है, क़ायद आज़म इसका दुरुस्त जवाब है। फिर है जी पाकिस्तान नेशनल बर्ड, ये चीज़ें आती हैं, नेशनल बर्ड, नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान। ये मेरे पास भी क्वेश्चन आया था कि नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान, तो शलवार कमीज ऑप्शन दिया था, वो करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह पाकिस्तान नेशनल बर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है चौकोर, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शी टूक लेसन्स डैश हाउ टू स्विम। शी टूक लेसन्स टू लर्न हाउ टू स्विम, ऑप्शन सी। आई डैश न्यूजीलैंड नेक्स्ट ईयर, गो विल गो, एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू न्यूजीलैंड नेक्स्ट ईयर, ऑप्शन डी। दे जंप इन टू द रिवर, ऑप्शन ए। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन इंग्लिश से लाजमी आते हैं। अली डैश अ बुक यस्टरडे, अली रेड अ बुक यस्टरडे, ठीक है। ये रीड की थर्ड फॉर्म है, रीड की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म भी इसी जैसे ही है, तो ये आप पढ़ेंगे रीड रेड रेड। अली रेड अ बुक यस्टरडे, पास्ट टेंस की बात हो रही है। नफीसा इज अफ्रेड ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है, अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। अली डैश अ बुक यस्टरडे, अली रेड अ बुक यस्टरडे, दोबारा रिपीट हो गया। ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन ए। पाकिस्तान नेवी हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, ये क्वेश्चन मेरे पास भी रिपीट हुआ था, इस्लामाबाद इसका दुरुस्त जवाब है। द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान इज सियाचिन ग्लेशियर। पाकिस्तान की जितनी भी लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ओल्डेस्ट, बिगेस्ट, ये जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इसको लाजमी तौर पर पढ़ के जाया करें। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पंजाब प्रोविंस, ये पहले भी रिपीट हुआ है, अक्सर रिपीट होता है, और सिर्फ इसका नहीं तमाम सूबों का रिपीट होता है, तो ये तमाम सूबों का आप नोट कर लें। 347, 190 ये बलूचिस्तान का है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये बलूचिस्तान का है, और पंजाब का जो है वो ऑप्शन सी है, 205, 345, 44 किलोमीटर लगभग, तो ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान सियाचिन हो गया। फिर है आर्मी इज टू सोल्जर, द नेवी इज टू सेलर। आर्मी में जो सोल्जर भर्ती होते हैं उसको हम सोल्जर कहते हैं, नेवी में जो सिपाही भर्ती होते हैं उनको सेलर कहा जाता है, और एयरफोर्स में जो भर्ती होते हैं उनको एयरमैन कहा जाता है। मशीन इज टू मैकेनिक, देन पेशेंट इज टू डॉक्टर, ठीक है। टूल्स वगैरह, मशीनें वगैरह, उनके लिए एक मैकेनिक होता है, वो इस्तेमाल करते हैं,
उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरह मरीज़ होता है, मरीज़ को ठीक करने के लिए क्या होता है, यानी कि डॉक्टर होता है, ठीक है। मशीन को ठीक करने के लिए मैकेनिक्स होते हैं, तो मरीज़ की ठीक करने के लिए डॉक्टर होते हैं। फार्मूला ऑफ सैंड इज डैश, ये आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 इसका फार्मूला है। ये केमिकल फार्मूला वगैरह 9th और 10th के जितने भी चैप्टर में आपको आते हैं, ये लाजमी तौर पर पढ़ के जाया करें। व्हाट कम्स नेक्स्ट, ये बेसिकली सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि नंबर दिए होते हैं, उनमें एक खास किस्म का पैटर्न होता है और उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पर देख लें 19 है, 19 को डबल कर दिया है 38, फिर 38 में दोबारा 19 ऐड कर दिया है 57, 57 में भी आप 19 ऐड कर दें, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, 76 बनेगा। अब कंफर्म करने के लिए कि यह आंसर सही है या नहीं है, आप 76 में भी जो है ना 19 ऐड कर देंगे तो आपको 95 मिलेगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ओड वन आउट, बनाना, गावा, मैंगो, पोमग्रेनेट। इसमें अगर आप देखें, ये जो गावा, मैंगो और पोमग्रेनेट है, ये वुडी जो दरख्त होते हैं उस पर जो है ना ये बनता है, ठीक है। और बनाना जो होता है ये सॉफ्ट दरख्त पर बनता है। इसका जीने का दरख्त का जो तना होता है वो कमज़ोर होता है, यानी कि जिस तरह इनके दरख्त होते हैं उस तरह बनाना के दरख्त नहीं है। एक आप ये भी कह सकते हैं। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि ये नरम है, ये जो पल है बनाना केला ये नरम होता है, बाकी जो है ना नरम नहीं होते। तो ये भी आप इस वजह से भी इसको सेपरेट कर सकते हो। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ओड वन आउट के इलाज में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ द प्राइस ऑफ वन मैंगो इज़ 15 रुपीज़, अगर एक आम की कीमत 15 रुपये है, हाउ मच द कॉस्ट 120 रुपीज़ ऑफ मैंगोज। तो ये सवाल का मतलब ये है कि अगर एक आम 15 रुपये का आता है तो 120 रुपये के कितने आम आ सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है, देखें अगर 15 रुपये का एक है, ठीक है, दो कितने के आएंगे, 2 30 के आएंगे, 2 को डबल कर दें 4 और 30 को भी डबल कर देंगे 60, ठीक है। अगर 4 आमों की कीमत 60 रुपये है तो 8 आमों की कीमत 120 बनती है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा जी, 8 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। सिंपल कैलकुलेशन। रीअरेंज स्पेलिंग चिकारा गिव्स व्हाट। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं और लोग इसको समझ नहीं पाते और टाइम ज़ाया कर लेते हैं। देखिए आपको ये वर्ड दिया है और कहा है कि इसको आप पहले रीअरेंज करें। रीअरेंज करें का मतलब ये होता है कि इसको आगे पीछे करें, तो ये आपको किसी एक ख़ास चीज़ का नाम देगा। वो नाम क्या हो सकता है, या किसी शहर का नाम हो सकता है, या किसी प्रोविंस का, या कैपिटल का, ठीक है। तो अगर आप गौर करें कि चिकारा में ये जो CHI है शुरू के, इसको मैं अगर यहाँ से कट कर दूँ, ठीक है, यहाँ से अगर हटाकर KARA के बाद रख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कराची। कराची क्या है, कराची एक सिटी है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, सेम इसी तरीके से है डेफोडिल्स। डेफोडिल्स किस चीज़ का नाम है, तो इसको अगर आप रीअरेंज कर देंगे ये आपका बनता है डेफोडिल्स, और डेफोडिल फ्लावर का नाम है। इफ स्टेप इज कोडेड इज 3165, अगर स्टेप को हम कोड कर दें 3165 को, देन पेट्स को हम किस तरीके से कोड कर सकते हैं। तो P के लिए 5 है, देखें S के लिए आपका हो गया 3, T के लिए आपका हो गया जी 1, E के लिए आपका हो गया 6, ठीक है। तो P आपका हो गया 5, पहले आपका हो जाएगा 5, ठीक है, 5 आपका यहाँ पर आ गया है। फिर आपका हो जाएगा E के लिए है 6 आपका यहाँ पर दूसरा आ गया। उसके बाद है जी T के लिए है 1 भी आ गया। S के लिए है 3, तो 3 भी यहाँ पर आ गया। तो सिर्फ ऑप्शन A जो है उसमें आपका करेक्ट आंसर आपको नज़र आएगा। ऑप्शन A जो है ना ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके दोस्तों, मैं जब ये वीडियो बना रहा था तो इससे पहले मैंने प्रेजेंटेशन जब बना रहा था पावर पॉइंट पर, हम चूँकि मैं वीडियो बनाता हूँ, तो कल जो मैंने टेस्ट दिया था उसमें कुछ नॉन वर्बल के क्वेश्चन भी मुझे नज़र आए थे। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे आए थे, तो सोचा कि मैं इस पर मेहनत कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। ख़ास करके जो UDC में अप्लाई करेंगे और जो LDC मैट्रिक की बुनियाद पर किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, उनको इस तरह के MCQs लाजमी आएंगे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं मेहनत कर लेता हूँ, आपका फ़ायदा हो जाएगा। देखें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लाजमी आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ये देखें 3 ऊपर ये का सिंबल है, ठीक है, स्क्वायर है और थोड़ा सा रोटेट किया हुआ है, हम इसको स्क्वायर ही कहेंगे, ठीक है, आप समझने के लिए। नीचे है स्टार्स की तादाद कितनी है, 4 है। ऊपर सिंबल की तादाद कितनी है, 3 है, ठीक है। अब सिर्फ ऊपर वालों को देखें, ऊपर की तादाद इधर 4 हो गई और इधर उसकी तादाद 5 हो गई।
अब नीचे देखे स्टार्स की, नीचे स्टार 4 थे, इधर 6 हो गए और इधर ये आपको जो है ना 7 नजर आएंगे। ठीक है, 6 हो गए, 8 हो गए, 4 6 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब नीचे आ जाए, ऊपर देखें, ऊपर है 5, इधर आपको मिलेंगे 6, इधर आपको मिलेंगे जी 7। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने कम लिखा है इस क्वेश्चन में, ये वाला जो ऑप्शन है इधर आपको एक और एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, लेकिन मैंने कम कर दिया है। कोई बात नहीं, आप इसको जो ना इमेजाइन कर लेना कि यहाँ पर एक और भी है। ठीक है, यहाँ पर देखें 3, ऊपर देखें 5, फिर यहाँ पर ऊपर देखें आपको 6 और नीचे आपको मिलेंगे जी 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा इसी पैटर्न को समझते हुए, तो देखें ऊपर वाला जो नंबर है वो एक नंबर ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर अगर 6 है, ठीक है, यहाँ पर इस वाले शेप में अगर 6 है तो इस वाले शेप में 7 होना चाहिए। अब नीचे आप गिने, इसमें 7 है, नहीं है, इसमें 7 है, इसमें भी नहीं है, इसमें 7 है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, 7 आपको इसमें नजर आएंगे ऑप्शन डी में। अच्छा, ऊपर तो 7 पूरे हो गए, अब नीचे कितने होने चाहिए? देखिए यहाँ पर आपको मिलेंगे जी 6 5, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी आपको 7 मिलना चाहिए, नीचे भी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको 5 मिले, यानी कि 7 वो मिलेंगे, स्टार्स मिलेंगे, तो ऊपर भी 7 मिलेंगे और नीचे भी आपको 7 मिलेंगे। तो इस ऑप्शन को हम जो है ना करेक्ट ऑप्शन करेंगे और जो है ना चूज करके नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन लाजमी आते हैं। ये एक क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से बनाया, मेहनत लगती है इस तरह क्वेश्चन बनाने में, लेकिन इस एक क्वेश्चन से ही आपके कई क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो। अच्छा, इस तरह एक और क्वेश्चन भी मैंने बनाया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये क्वेश्चन भी मैंने बनाया है बड़ी मेहनत से, ये देख ले यहाँ पर। अच्छा, इधर है स्क्वायर और यहाँ पर है सर्कल, फिर है स्क्वायर, फिर आएगा सर्कल। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, कि इसका जो है ना ये देखें, ये इस तरह हिसाब है, ये स्क्वायर का स्क्वायर से हो गया, सर्कल का आप सर्कल से करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो डॉट है ना, सारा गेम इन डॉटों में है। इधर देखें, इधर देखें और इधर देखें। इसका अब दूसरा वाला पार्ट ये रहा, इसमें क्या हुआ है कि ये वाला जो सर्कल था ये इधर आ गया है। ठीक है, और सेम इसी तरीके से ये बाकी जो है ये आगे शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, और ये वाला जो था ये आगे इधर शिफ्ट हो गया है। ये इस वाले शेप की बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो है ये सर्कल, दूसरा वाला सर्कल, ये आंसर में इसके जो सर्कल है ना आसपास, ब्लैक फील्ड सर्कल जिसे कहते हैं, आप ये कोई कह सकते हैं ब्लैक डॉट जो है, इन ब्लैक डॉट को हम इस तरह घुमा देंगे, इस तरह इस शेप में, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमा देंगे। तो हमारे पास एक आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है ये नीचे आ जाएगा, ये तो इधर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए आपको ऑप्शन डी जो है ना ये आंसर मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा जो है ना वीडियो को पीछे करके इसे देख लें। ओके, एक और क्वेश्चन भी मैंने बनाया है। ये क्वेश्चन मुझे याद था तो सोचा मैं बना ही लेता हूँ, क्योंकि जो ना इस तरह क्वेश्चन में मेहनत लगती है, लेकिन आपको फ़ायदा हो तो हमें क्या चाहिए। देखें, सर्कल है, ठीक है, सॉरी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर ही आएगा। ये जो गेम है ना, गेम क्वेश्चन असल में इन चीज़ों का है, ये जो निशान सिंबल्स है, ठीक है, इसको यहाँ पर उल्टा कर दिया है आपस में, यानी कि इंटरचेंज कर दिया है, आपस में पोजीशन चेंज कर दी है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दी। पहले ये इस तरफ देख, इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, दूसरे में डायरेक्शन इसकी इस तरफ हो गए। ठीक है, और ये जो है ये तो प्लस का निशान है, इसको आप जिधर भी डायरेक्शन इसकी घुमा दो, ये तो प्लस ही होता है, आपको प्लस ही नजर आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन कर देंगे इधर, और ये इस तरफ देख रहा था तो आंसर में किस तरफ दिखेगा, इस तरफ दिखेगा। ठीक है, ये जो इधर से आंसर में इधर से आ जाएगा इधर, और ये जो प्लस है इधर से आ जाएगा इधर। तो प्लस तो इधर आ गया है, और ये जो सिंबल है वो ट्रायंगल का ये इधर आ गया है, और इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि जो ना आंसर में डायरेक्शन उसकी लेफ्ट साइड होनी चाहिए, तो ये लेफ्ट साइड में है, ये आपका आंसर बनेगा। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन भी मेरे पास आया था, इस तरह आपके पास भी आएंगे। यहाँ पर मैंने जो ना एरोज बनाए हैं, आपके पास स्टार्स के आएंगे या किसी और शेप के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 3 और उसके साथ 2, फिर 3 जो है ना 3 में 1 बढ़ गया, 4 हो गए, और 2 में भी 1 बढ़ गया, इधर 3 हो गए, फिर 4 से 5 और 3 वाले जो थे वो 4 हो गए। समझ में आ गया है? ऊपर वाले जो थे वो भी 1 बढ़ रहे हैं और नीचे वाले भी 1 बढ़ रहे हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम ये भी करेंगे। ये कितने हैं, 4 हैं ऊपर डायरेक्शन वाले, नीचे डायरेक्शन वाले 3 हैं। अगले में देखें, ऊपर वाले कितने हो गए, 5 हो गए, नीचे वाले 4 हो गए। तो अगर यहाँ पर 5 थे, ठीक है, इसमें अगर 5 थे,
यहाँ पर ऊपर डायरेक्शन वाले 6 होने चाहिए। अब इस नीचे में देखें 6 कहाँ पर हैं, ये ज़्यादा हैं 6 से, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 पूरे हैं, ठीक है। और नीचे जो है ना, नीचे 5 होने चाहिए। यहाँ पर अगर 4 थे तो यहाँ पर आपके 5 होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम गिने 1 2 3 4 5, ये भी पूरे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी से बेस्ट आंसर हमें नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में उम्मीद आ गया होगा। ओके क्वेश्चन, अब मैं आपके साथ वो टॉपिक शेयर करता हूँ जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बुनियाद पर जिन्होंने अप्लाई किया है उनके एकेडमिक टेस्ट में आने वाले हैं, ठीक है। तो साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, सॉरी ये जो है ना टॉपिक्स हैं, और इसमें मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स के आपने कौन कौन से चैप्टर लाजमी टच करने हैं, उसमें ये चीज़ें हैं। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, नंबर सिस्टम, लॉगरिथम, अलजेब्रा, बेसिक ज्योमेट्री, सेट्स एंड फंक्शन, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज वगैरह। केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम, एसिड बेस, सॉल्ट, सॉल्यूशंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, केमिस्ट्री की बेसिक्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, गैसेस, लॉज, पीरियोडिक टेबल वगैरह ये लाजमी तौर पर टच करें। और जो फिजिक्स है, फिजिक्स में यूनिट्स वगैरह हैं, फार्मूलाज होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, डिफिनीशंस होती हैं। और मैट्रिक लेवल पर साउंड वेव्स, ऑप्टिक्स, मोशंस, काइनेटिक एनर्जी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, फिजिक्स बेसिक, ये वो चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट जहाँ से आपके एमसीक्यूज लगेंगे। और अगर आपने इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर किया, आपका टेस्ट लाजमी और 100% जो है ना गारंटी है कि पास होगा, ठीक है। तो ये आपके पास टॉपिक्स भी आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, एलडीसी यूडीसी का जो प्रोफेशनल टेस्ट होता है उसमें कौन से टॉपिक होते हैं। एमएस ऑफिस में आपके एमएस ऑफिस के जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं, एमएस ऑफिस में क्या है, आपके एक्सेल है, एक्सेस है, पावर पॉइंट है और वर्ड है, ठीक है। उसके फार्मूलाज वगैरह भी सीख लें। बेसिक डिफिनीशंस है, इंसर्ट किस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। मर्जिंग किससे कहते हैं, अलाइनमेंट किससे कहते हैं, ये इसकी डिफिनीशंस आती हैं। फंक्शन और मेन्यू यूजेज वगैरह, मेन्यू यूजेज वगैरह का मतलब ये होता है कि पेज लेआउट में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। मेलिंग जो यानी कि मेन्यू है उसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट मेन्यू में क्या क्या ऑप्शन हमें अवेलेबल होती हैं, हम क्या क्या चेंजेस वहाँ से कर सकते हैं, फंक्शन वगैरह, इस तरह टूल्स वगैरह। फिर बेसिक इंटरनेट, ब्राउज़र, इंटरनेट वगैरह से एमसीक्यूज़ आते हैं। और फिर ऑफिस जॉब रिलेटेड वगैरह से भी असिस्टेंट को और यूडीसी वगैरह को भी एमसीक्यूज़ आते हैं। तो ये भी आप जो है इसे पढ़कर लाजमी तौर पर इसकी प्रैक्टिस करें। आपका टेस्ट 100% गारंटी है इंशाल्लाह लाजमी पास होगा। उसके बाद फिर दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट में हमारा कोई जो है ना कि बस नहीं चल सकता, तो बस दुआ के अलावा कोई नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको जो है ना पसंद आई हुई होगी। अगर आपने किसी पोस्ट में अप्लाई किया है, ठीक है, ये जो सिविलियन की अभी वैकेंसी आई है इसमें किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और अभी तक आपने टेस्ट नहीं दिया है, तो टेस्ट की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, हमारे पास इसके नोट्स अवेलेबल होते हैं। हाँ, अलबत्ता ये लाजमी कहेंगे कि जो मेरे नोट्स हैं ये पेड हैं, इसके लिए थोड़ी सी फ़ीस आपने जो ना पे करनी होगी, और फीस इतनी महंगी भी नहीं होती कि जो ना कोई पे ना कर सके, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस इसमें आपको मिलेंगे और करंट जो एक्सपीरियंस होते हैं ये इसमें शामिल होता है। मोस्ट अप टू डेट नोट्स होते हैं, पुराने नोट्स बिल्कुल किसी के साथ शेयर नहीं करता। 9th एंड 10th क्लास के सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सबसे ख़ास स्पेशलिटी मेरी यही है कि मैं साइंस के नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। और दूसरी बात है, वर्बल नॉन वर्बल इसमें शामिल हैं। इंशाल्लाह आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। आप नॉन वर्बल देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरी जो ना आपका जो कंसेप्ट है नॉन वर्बल का वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। और एक और बात, ख़ास बात कि मैं जो नोट्स हैं वो सिर्फ गूगल ड्राइव के ज़रिए से प्रोवाइड करता हूं, और डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आप वहां से रब्ता कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको लगती है कि ये हेल्पफुल वीडियो है, इसको लाइक करना ना भूलें। इस पर अच्छा सा कमेंट भी आप कर सकते हैं। कोई चीज़ जो आपको लगता है कि मैंने मिस की हो या कोई सजेशन हो, आप लाजमी तौर पर दे सकते हैं। वीडियो लंबी ज़रूर थी, लेकिन मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि इससे बेस्ट वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाली। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबको कामयाब करें, आमीन।